बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर, शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। तबीयत नासाज होने की वजह से 2 दिन मैं सेट पर नहीं आ सकी, प्रोग्राम नहीं कर सकी, लेकिन हमेशा की तरह अना ने बाखूबी प्रोग्राम को संभाला और बड़े अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज किया। तो थैंक यू सो मच अना। और इसी के साथ साथ आप सबका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर क्यूरीज भेजी कि आप क्यों नहीं आ रही हैं और आपको क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। बहरहाल ये सब जिंदगी का हिस्सा है और साथ साथ चलता रहता है, लेकिन कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन। तो प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज करते हैं और आपको फटाफट से मौसम की अपडेट्स देते हैं और देखते हैं वीकेंड आपका कैसा गुजरेगा, शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, ये शामिल करेंगे टुडेज वेदर में। जी, तो सादिया ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया बताइएगा शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, लाहौर ये वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे? नवंबर के आखिरी हफ्ते का आगाज़ भी हो चुका है और 2 दिन से लाहौर का मौसम जो है वो ठंडा है, क्योंकि लाहौर में ठंडी हवाएं चल रही हैं और उसके साथ साथ दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हुई है। अगर उससे बात करते हैं ओवरऑल मौसम की, तो हमने ये देखा कि नवंबर के माह में जैसे तवक्का ज़ाहिर की जा रही थी कि मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द हो जाएगा, उस तरह से लाहौर में सर्दी नहीं पड़ी है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यही जा रहा था कि लाहौर में अगर नवंबर के महीने में बारिशें हो जाती तो लाहौर का मौसम दिसंबर, नवंबर और जनवरी जो है वो कदरे बेहतर हो जाना था, सर्द हो जाना था। लेकिन नवंबर का माह जो है वो नॉर्मल गुजरा है, जिसमें दर्जा हरारत 27 से 30 के दरमियान रहा है और रात के टाइम का जो दर्जा हरारत है नवंबर के माह का वो तकरीबन यही 20 से 22 के दरमियान रहा है। कहा यह जा रहा है कि नवंबर का अगला हफ्ता जो एंडिंग हफ्ता है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, लाहौर का दर्जा हरारत भी कम होगा, मौसम भी खुशगवार होगा। उसके साथ साथ दिसंबर के हवाले से बताया यह जा रहा है कि दिसंबर के महीने में जो है लाहौर में बारिशें होंगी और उसके साथ लाहौर का मौसम जो है वो सर्द हो जाएगा। फिर वक्त लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो दिन के टाइम का 30 से 32 के दरमियान है, रात के टाइम का जो दर्जा हरारत है वो 20 से 22 के दरमियान रहता है, जबकि 4 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से 2 दिन से जो है। सादिया, आपने नवीद से सुना दी कि दिसंबर के महीने में मौसम अच्छा रहेगा, बारिशें भी होंगी और दर्जा हरारत कम होने का इम्कान भी है। इसी के साथ आज के इवेंट्स की तरफ चलेंगे और देखेंगे टुडेज डायरी में आज इवेंट्स कौन कौन से हैं। जी, आज इवेंट है फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है लम्स की जानिब से, लेकिन अलहमरा आर्ट्स काउंसिल इसका वेन्यू है। सुबह 10 बजे से रात 7 बजे तक ये जारी रहेगा। और इसी के साथ आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे और लाहौरी होशियार हो जाएं, देखते हैं आज की हमारी न्यूज स्टोरी। जी बिल्कुल, ओवर स्पीडिंग और लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान होगा, शहर की अहम सड़कों के लिए हद रफ्तार मुकर्रर। दूसरी टॉप स्टोरी, सिक्योरिटी खदशात या तज़ीन और आइश, गवर्नर हाउस कल बंद रहेगा। यूटिलिटी स्टोर्स को 14 अरब की सब्सिडी ना मिल सकी। लाहौर के कूड़ा करकट से बिजली बनेगी, चीन के ताउन से मंसूबा शुरू करने का फैसला। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिर्फ आई2 के सीनियर रिपोर्टर्स उमर असलम और रजा खरल साहब मौजूद होंगे। जी उमर और रजा भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी उमर, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम रजा भाई, क्या हाल चाल है आपकी? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवर्जी के लिए। तशरीफ रखिएगा और थोड़ा होशियार भी हो जाइएगा, क्योंकि बड़ी अलार्मिंग और जो जिसे कहते हैं चौंका देने वाली खबर है आज की हमारी लीड स्टोरी कि अब ई चालान का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। पहले तो सिर्फ सिग्नल्स तोड़ने पर चालान किया जा रहा था, अब उसमें मजीद चीज़ें ऐड कर दी गई हैं कि अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे तो भी ई चालान होगा। अहम सड़कों पर लेन और लाइन अगर इशारे से कोई एक ख़ास मुकर्रर की गई है लिमिट कि उससे पहले अगर आप लेन अपनी चेंज करेंगे तो उसमें भी आपको जो है वो जुर्माना हो जाएगा। जी उमर, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बड़ी दिलचस्प खबर भी है और बड़ी इन्फॉर्मेटिव भी, और शहरियों के लिए यकीनन बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि माल रोड की बात की जाए, जेल रोड की बात की जाए और नहर के हवाले से अगर बात करें तो अब स्पीड लिमिट जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। और बिल्कुल अभी हम जो स्पीड अभी पढ़ रहे थे कि 40 से जो 50 से 70 किलोमीटर जो है कनाल रोड पर, और इसी तरीके से गुलबर्ग और जो दीगर रोड्स हैं, जेल रोड जो वहाँ से मुल्हिका अहम शाहराएँ हैं, वहाँ पे 40 से 60 की स्पीड होगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात उमर ये है कि ये स्पीड लिमिट पहले भी मौजूद थी,
कनाल रोड की स्पीड लिमिट भी थी, मेन बुलेवार्ड की बात कर लें, फिरोजपुर रोड की बात कर लें, हर जगह पर स्पीड लिमिट थी, लेकिन चालान नहीं होता था, पकड़ नहीं होती थी। अब पकड़ हो जाएगी। जी बिल्कुल सीमा, दिलचस्प बात अब ये है कि अब सेफ सिटी कैमराज हैं। अब वो सिस्टम नहीं होगा कि अगर आप कोई पर्सनैलिटी है या आप किसी रेफरेंस के बेस पर जो है वो उससे वार्डन को जो है वो चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे, मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, कोई फर्क नहीं, चाहे आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं। हमने पिछले दिनों देखा, अली साई साहब ने खबर दी थी कि अहम शख्सियात जो हैं उनके घरों में भी ई चलान हुए। तो फिर अब तो सभी इक्वल हो गए ना, और ये अच्छी बात है। रूल फॉर तमाम के लिए, लोगों के लिए, तमाम शहरियों के लिए जो है वो कवानीन जो है वो बराबरी की सतह पर होंगे। बात आपने दुरुस्त की कि ये कवानीन पहले से ही मौजूद थे कि 40 से 60 की स्पीड जेल लोड पर रखी जाए, लेकिन असल बात यह है कि अब सेफ सिटी कैमराज लग गए। अब चलान आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा और घर पर आएगा चलान, यानी आपको यू हैव टू पे, आपको चलान अगर हो गया तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी इसी खबर में एक और बात जो दिलचस्प है वो ये कि एक खास लिमिट्स के बाद अगर आप जो है वो उससे पहले अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं उसके बाद, तो फिर आपका उस पर भी चलान होगा। तो यानी इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अब हम सबको बहैसियत शहरी कवानीन जो है वो जो हम समझते थे कि तोड़ लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो लोग इस तरह सोचते थे, अब वो उन सोच को चेंज करना होगा। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। रजा खलील साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? आहिस्ता आहिस्ता उसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, स्पीड रेडार कैमरास लगाए जाएंगे जिसके तहत ये चालान किए जाएंगे और फिर डिटेल्स भी फराहम की गई हैं, जैसे कैनाल पर 50 से 70, माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड और गुलबर्ग पर हद रफ्तार जो है वो 40 से 60 किलोमीटर फी घंटा होगी, अदरवाइज आपका चालान होगा और वो आपको घर पर। जी बिल्कुल सिमल, ये बहुत अच्छी बात है। और 24 असल में फाइन्स हैं जो ट्रैफिक की कवानीन के तहत आते हैं और उनमें से एक ओवर स्पीडिंग भी है। अब मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगी, ख़ासतौर पर मोटरसाइकिलिस्ट पर जो जिग जैग चलाते हैं। यानी आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके दाएं तरफ से मुड़ जाएगा, थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि उसने बाएं तरफ से भी ओवरटेक कर लिया हुआ है। और ये जो दरमियान का रास्ता है, चलान होगा ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ कैमरे नस्ब होंगे, लेकिन जो लोग गलत ड्राइविंग कर रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं उनकी पकड़ के लिए अभी सेफ सिटी भी नहीं कर सका। और उसकी वजह यह है कि सेफ सिटी के कैमरे तो इशारों के करीब लगे हुए हैं और दरमियान में जो गलतियाँ होती हैं। अब आप गौर कीजिए कि एक्सीडेंट ज़्यादातर कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ यू टर्न गलत लोग लेते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ वन व्हीलिंग करते हैं, यहाँ जहाँ वो जिग जैग चला रहे होते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। जहाँ रॉन्ग साइड से आ रहे होते हैं, सर्विस लेन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। उस सिलसिले में सेफ सिटी ने अभी कोई कारवाई नुमाया अंजाम नहीं दिए। अगर दिए होते, लेकिन रजा भाई फिर भी मैं समझता हूं कि अब उमर असलम, मैं इस लिहाज से मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ, एक गाड़ी पे नंबर प्लेट लगी नहीं है, वो सड़क पे कैसे आ गई? इस तरफ तो मैं आऊंगी रजा खलील साहब, इस तरफ तो मैं आऊंगी क्योंकि ऐसी बहुत सी मोटरसाइकिल्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जिसपर नमूना नंबर प्लेट नहीं है। कल की बात है, V8 गाड़ी ग्रीन नंबर प्लेट LX लगी हुई है। अब कोई पागल ही है जो यकीन कर लेगा कि V8 गाड़ी जो 2015 या 16 मॉडल है और उसके ऊपर LX नंबर प्लेट लगी हुई है और ग्रीन लगी हुई है, वो कैसे लगी हुई है? बिल्कुल समझ गई आप? तो ये कुछ बेशुमार चीजें ये एग्जिस्ट भी करते हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सट्रीम राइट पर अगर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 60 है कि 50 से 60 आप चला सकते हैं और वहां पर एक गाड़ी 20 की रफ्तार से जा रही है, तो क्या उसका भी चालान होगा? क्या उस लेन में जो मोटरसाइकिल सवार गाड़ी अपनी बाइक्स लेकर घुसे हुए हैं उनका भी चालान होगा? सॉलिड वेस्ट वाले ट्रक्स हैं, वो बजाय लेफ्ट साइड पे चलने के वो दरमियान वाली लेन में चल रहे हैं। और ये कल की बात है, फिरोजपुर रोड के ऊपर मुसलसल, यानी वो नसीराबाद से चला है और वो जो चुंगी से आगे गुजर गया। अब तक जो भी पीछे से गुजरना चाहे उसके आगे पूरा पहाड़ आपने तो फिर सेंटर लाइन में देखा है, मैंने तो बहुत दफा एक्सट्रीम अभी राइट पर जो है वो अभी हम आ रहे थे ऑफिस से बहावलपुर रोड पर वन वे की वायलेशन करते हुए LWMC का जो ट्रक था वो आया। और तो खैर ये वन वे की वायलेशन और ये चीज़ें तो होती है, लेकिन अहम बात यह है कि खबर के मुताबिक अब जो स्पीड लिमिट्स मुकर्रर थी 40 से 60, 40 to 60, अब लाहौर के लोगों का जो मिजाज है वो भी एक बड़ी अहम बात होती है कि बाज़ अगर लोगों को जल्दी होती है कि जल्द पहुंचना है और लेकिन अब लाहौरिये जो है वो कम अज़ कम होशियार हो जाएं इस हवाले से कि अगर आपने अहम शाहराहों पे ड्राइव करनी है
नहर पर करनी है। तो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपको और अगर आपने ख्याल स्पीड रखना लिमिट पड़ेगा। क्रॉस की तो आप अलर्ट रहें कि आपके घर चालान आ जाए। चालान आ जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन फिर उनका क्या कसूर है, जिनकी रजिस्टर, मतलब कसूर तो उनका हुआ ना जिन्होंने टोकन टैक्स भी अदा किया है, जिनकी गाड़ियां रजिस्टर्ड भी हैं, जिनके नमूना नंबर प्लेट्स भी हैं और गाड़ियां उनके नाम पर भी हैं, और बाकी जो शहर में गाड़ियां दंदनाती फिर रही हैं जिसमें नमूना नंबर प्लेट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं हुई हुई है, किस तरह से बाइक्स के ऊपर गैर रजिस्टर्ड नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, कैसे उनका कुछ भी नहीं अभी पकड़ दकर। अभी सेफ सिटी उनके लिए भी खामोश है, पुलिस का निज़ाम भी उनके लिए या तो पैरेलल एक्साइज डिपार्टमेंट को भी एक्टिव होने की जरूरत है ना। देखिए यहाँ इस सोसाइटी में बदकिस्मती से थर्ड वर्ल्ड में और हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, जितने बड़े आप वायलेटर हैं उतनी ज़्यादा आपको छूट है। हाँ। जितनी ज़्यादा आप खराबी पैदा करते हैं उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ हैं, क्योंकि फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे आप तक उस तरह पहुँचते नहीं। और ये भी माफिया की तरह ही है कि ये जो मोटरसाइकिलों पे, यानी क्या मालूम नहीं है मुताल्लिका महकमों को कि एक जगह से दूसरी जगह मोटरसाइकिल जा रही बगैर नंबर प्लेट के और गलत जा रही, क्या नहीं मालूम? बिल्कुल सब पता है। और इसलिए कि चूंकि ये बहुत बड़ी तादाद में अभी ये जो मजांग के पास वहाँ पे उन्होंने नाके लगाए हुए थे। अच्छा, अब बात यह है कि 90 मोटरसाइकिल गुजरी है, 90 में से 5 ही पकड़ पाएंगे, 85 लोग तो वो गुजर रहे हैं गलत तरीके से। अब ये जो हम आज खबर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैंने बार बार बोला लाहौरी होशियार हो जाए, उसमें सबसे ज्यादा होशियार होने की जरूरत मोटरसाइकिल सवारों को है, रिक्शा वालों को है, जिनके चालान होंगे। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि अगर रिक्शा उनके नाम पर हुए तो चालान होंगे, अदरवाइज वो चालान कहाँ जाएंगे, कौन पे करेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आप लेन और लाइन ओवर स्पीड लाइन में ड्राइव कर रहे होंगे, लेन और लाइन तब्दील करेंगे या स्पीड लिमिट क्रॉस करेंगे, तो फिर अब आपकी छूट जो है वो नहीं हो सकेगी। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलेंगे जी। हमारी आज की दूसरी टॉप स्टोरी, एक तरफ तो नाहम और दाहम इम्तिहानात दाखिला फॉर्म 14 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देती चलूँ कि अगर आपने दाखिला फॉर्म भिजवाने हैं तो 14 दिसंबर जो है वो डेडलाइन दी जा रही है जिस पर आप अपने दाखिला फॉर्म जमा करा सकते हैं और अपने कवायद उससे कबल तमाम पूरे कर लें। लेकिन जो मेन खबर हम आज के डिस्कस करेंगे वो रहेगी सिक्योरिटी खदशात या तज़ीन व आराइश। गवर्नर हाउस कल बंद रहेगा। संडेज को गवर्नर हाउस खोलने की जो है वो ऐलान किया था हुकूमत ने और खोला भी, लेकिन मुझे लग रहा है ये कोई एक और यू टर्न है हुकूमत की तरफ से। अब वो सिक्योरिटी खदशात हैं, तज़ीन व आराइश की मद में है। कल गवर्नर हाउस बंद रहेगा, लाहौरी जो हैं वो सैर नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, इस खबर के मुताबिक अगर देखें तो एक तरफ तो बड़ा दावा किया गया था कि गवर्नर हाउस हम ओपन करेंगे, खोलेंगे आम और आवाम के लिए खोल आम दिया आवाम के जाएगा। लिए, और आम आवाम को हम दिखाएंगे कि अशराफिया और आम लोगों का फ़र्क ख़त्म हो जाए, वो लोग देख सकें। और गवर्नर हाउस ऑब्वियसली एक तारीखी बिल्डिंग भी है और वहाँ पर जो है वो गवर्नर हाउस पंजाब खुद रहते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर अगर एक ख़ास पोर्शन जो है उसका खोला गया, अब यहाँ पर देखने की ज़रूरत ये सीमल के अगर तो 1-2 हफ्ते तक ही बंद रखा जाता है तो फिर तो चले कोई बात नहीं, तज़ीन व आराइश की जो बात ये कर रहे हैं वो समझ आती है। लेकिन अगर ये कॉन्टीन्यूसली इसको बंद रखा गया तो फिर वो उनके दावे जो एक तरफ ये कहते थे कि हम गवर्नर हाउस आम आवाम के लिए खोल देंगे, और दूसरी जानिब हमने यहाँ पर ये भी देखा कि अब जोन सा इसको कल बंद कर दिया गया। लेकिन इसी में मेरा एक और पॉइंट भी है कि जो शहरी वहाँ पर जाते हैं, देखें वहाँ पर हमारे रिपोर्टर थे वकार घुमन ने वहाँ पे रज़ा भाई कवर किया तो वो डिस्कस कर रहे थे कि खाने पीने की अशिया जिस तरह ले गए और रैपर्स पड़े थे। तो ये चीज़ें जो हम अपनी तारीखी इमारत की तरफ जाते हैं या हम कहीं पर भी जाते हैं तो एटलीस्ट सफाई का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें ख्याल रखना चाहिए उस तरह ही सफाई का ख्याल, मैं हमेशा ये बात करता हूँ लाहौर की हो या पाकिस्तान की हो, जिस तरह हम अपने घरों में सफाई का ख्याल रखते हैं। तो इसी तरीके से अब अगर गवर्नर हाउस कल बंद कर दिया जाता है तो हुकूमत का क्या ये एक यू टर्न है या नहीं, इसका फैसला आइंदा चंद हफ्तों में। बिल्कुल सही। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नज़र भी शायद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कल इसको बंद किया गया है। रज़ा खरल साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, हम पार्क्स और बागात के शहर में बागों को इतना वो पूरा साइश क्यों नहीं बना देते कि लोग वहाँ पर तफरी करने जाएं, बजाय इसके कि हमारी सैकड़ों साल पुरानी हिस्ट्री को इस तरह से ख़राब किया जा रहा हो। ऐसे वाक़यात भी हमने देखे कि गवर्नर हाउस में 100 साल पुराना पुल
टूट गया था, फिर जहाँ जो लोगों ने हाल किया वहाँ पर चीज़ें फेंकी और पौधे तोड़ दिए और जिस तरह की फुटेजेस हमने चलाई भी और दिखाई भी, तो गवर्नमेंट ऑल्टरनेट पे क्यों नहीं सोचती? हमेशा इसी तरह से जो कह दिया वो कर दिया और उसके बाद एकदम से फैसला वापस लेना पड़ा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फिलहाल हम रुख करेंगे सब्जी मंडी का और देखते हैं वहां पर महंगाई का क्या तूफान आया है, सब्जियां और फल क्या कंट्रोल हुए हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कोई रिट नजर आ रही है। शामिल करेंगे आज के भाव। जी, हमारे साथ आज मौजूद हैं फ़खर, उनसे हम जानेंगे कि सब्जियों और फलों की कीमतें क्या हैं। जी फ़खर, बताइएगा। सुबह सवेरे ही जो सब्जियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, जिसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि जो रेट लिस्ट है उसको देख लिया जाए ताकि जो शहरी हैं वो मुनासिब दामों जो हैं सब्ज़ी की ख़रीदारी कर सकें। तो आज की रेट लिस्ट के मुताबिक जो आलू है वो 29 से 31 रुपये, जबकि आलू शुगर फ्री आलू जो है वो 20 से 22 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ जो प्याज है वो 20 से 22 रुपये, टमाटर 34 रुपये, लहसुन 70 रुपये और चाइना लहसुन 95 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए करेलों की तो वो 40 रुपये फ़ी किलो, पालक 16 रुपये, टिंडे देसी 60 रुपये, लेमन 40 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ बंद गोभी जो है वो 30 रुपये, फूल गोभी 18 रुपये, शलजम 23 रुपये और सब्ज़ मिर्च जो है 65 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तो उसके साथ साथ ज़रूरी है कि शहरी जो हैं रेट लिस्ट को ज़रूर देखें ताकि वो मुनासिब दामों जो हैं अपने जो सब्ज़ी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी खदशात या तज़ीनो आराइश। गवर्नर हाउस को आम आवाम के लिए कल बंद रखा जाएगा, नहीं खोला जाएगा। रज़ा खलील साहब, यही सवाल जो मैं आपसे पूछ रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि हम बागात का ये शहर लाहौर, बाग क्यों नहीं है, पार्क्स को इतना पुरसाइश क्यों नहीं बना देते कि हमें इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं? क्या कहेंगे? सीमल, नहीं, एक और चीज़ भी, ये जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना वो भी बड़ी कारफरमा होती है कि जहाँ पाबंदियाँ लगी रहती हैं, जहाँ आप नहीं जा सकते वहाँ आप जाने का सोचते रहते हैं, जो आप नहीं कर सकते वो उसी में अट्रैक्शन भी है। अब गवर्नर हाउस के हवाले से भी यही था कि लोगों के लिए एक मिस्ट्री थी गुज़श्ता कई सालों से, जो या कई दिहाइयों से या इससे भी ज़्यादा अरसे से, कि ये एक इतनी बड़ी इमारत है जिसकी दीवार कुछ सालों बाद ऊंची और हो गई है, इसके अंदर आखिर है क्या। तो लोग ये जानना चाहते थे, देखना चाहते थे कौन किसने बनाया, कैसे बना होगा। इसमें अगर तोड़ फोड़ हुई है या वहाँ पे वैंडलिज्म किस्म की एक्टिविटी हुई है या कोई और बेहतियातियाँ हुई हैं, तो उसमें मेरे नज़दीक जो इंतज़ामिया है ना वो ज़्यादा जिम्मेदार है। इंतज़ामिया को चाहिए था कि उन्हें पता था कि यहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लक्स होगा, बहुत ज़रा एग्जॉडस होगा, बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे और वो हो सकता है कि वो चीज़ें ख़राब भी हो जाएं और लोग इस तरह बात ऐसे भी होंगे मान चले जो इसको इस तरह से ही ट्रीट करेंगे जैसे वो किसी ग्रासी ग्राउंड पे बैठे हुए हैं। अब मसला ये था कि ये बताने की ज़रूरत थी, खोलने से पहले ये ज़रूरत थी कि वहाँ पे आप प्लैक्स लगाते और उन प्लैक्स के ऊपर उस इलाके की, उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताते ताकि लोग उसको, अगर ग्रासी ग्राउंड है तो वो ना उसको समझते बल्कि उसकी तारीखी और आर्कियोलॉजिकल अहमियत जो है उसको सामने रखते वो उसकी जगह, उस जगह पे उसको उस तरीके से बिहेव करते, उस तरीके से ट्रीट करते। मिसाल के तौर पर उसकी ग्राउंड है, वहाँ पे मलका विक्टोरिया भी आई, वहाँ पे क्वीन एलिज़ाबेथ भी आई, वहाँ पे और दुनिया के कई मुल्कों के सरबराहान भी आए, उनकी तस्वीरों की एक नुमाइश हो जाती तो शायद लोग उस तरफ वैंडलिज्म की तरफ ना जाते, वो किसी मसरूफियत में होते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनसे हैंडल नहीं हो पाया? डेफिनेटली। जो अब आप ये देखिए, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अब आप ये देखिए लोग लाहौर म्यूजियम में जाते हैं तो क्या आप देखते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं? तो ये भी एक लिविंग म्यूजियम था, इसे एथनिक म्यूजियम अभी भी और इसे एथनिक म्यूजियम की अहमियत मिलनी चाहिए थी और क्यूरेटर को अपॉइंट किया जाना चाहिए इससे पहले कि ये खोलें इसे प्रॉपर, क्योंकि ये काम क्यूरेटर का है, उसने इसको इसके हिसाब से मैनेज करना है। ये काम किसी आम इंस्पेक्टर का नहीं है, ये काम आम किसी आप बागबान का भी नहीं है, ये बाग आर्कियोलॉजी के बंदे का है। ये काम है कि वो आए और वो हर चीज को उस तरीके से उसकी डॉक्यूमेंटेशन की करे, अच्छी और उस डॉक्यूमेंटेशन को डिस्प्ले पे लाए, तो फिर ये मजा आएगा। सजेशन है कि
बाकायदा गाइड्स होने चाहिए। और आपने सही कहा कि एक लिविंग म्यूजियम है ये, जिसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और आवाम को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर लें। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलेंगे जी। हमारी आज की अगली खबर यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से है कि गवर्नमेंट की जानिब से अब यूटिलिटी स्टोर्स को 14 अरब की सब्सिडी नहीं दी जा सकेगी और स्टोर्स में सामान ख़त्म, मुतादिद मुलाजमीन बेरोज़गार हो सकते हैं, ऐसे खदशात पैदा हो रहे हैं। क्या कहेंगे उमर आप कि एक तरफ तो सब्सिडी की आवाम की फलाह की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी चीज़ों पर सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं, जिनमें से यूटिलिटी स्टोर्स भी अब शामिल हो गए हैं कि 14 अरब की सब्सिडी नहीं बिल्कुल। ये तोकीर की खबर, तोकीर अकरम की खबर है जो हमारे कॉमर्स बीट रिपोर्टर हैं, और इस खबर में आप देखें तो ये था कि 14 अरब की सब्सिडी 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो देनी थी। और यूटिलिटी स्टोर में कोई एलीट लोग नहीं जाते, अशराफिया नहीं जाते, वहाँ पर जो मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक लिमिटेड इनकम जिनकी होती है वो लोग यहाँ पर रुख करते हैं, थोड़ी सी सब्सिडी मिल जाती है। तो ये कहने को 1500 रुपये का ही अगर महीने की ग्रॉसरी में बचत हो तो, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी बचत होती है, क्योंकि वही 1000-2000 रुपये की सेविंग से वो कोई बच्चों का रिक्शे का किराया दे देते हैं या स्कूल की फ़ीस दे देते हैं, वट एवर बिजली का बिल अदा कर देते हैं। तो अब ये इस खबर के मुताबिक ही जो है वो मुलाजमीन को बेरोज़गार होने का भी खदशा ज़ाहिर किया है। ऑल पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स के जो सेक्रेटरी हैं वकार साहब, उन्होंने कहा है। लेकिन हुकूमत जब भी आती है, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम को रिलीफ दे, रिलीफ देने के लिए इक़दामात करे। और यूटिलिटी स्टोर्स में कोई वहाँ पर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो दाल, आटा, चीनी, वो चीज़ें हैं जिनसे आम आदमी की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं। तो अगर उन पे रिलीफ नहीं मिलेगा, अगर उन पे सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो महंगाई हो जाएगी। और आपको पता ही है कि आजकल जो हालात, महंगाई भी हो जाएगी, फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बेरोजगारी के हवाले से भी बढ़ता है कि अगर आप यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनका मकसद ख़त्म हो जाएगा। मकसद ख़त्म होगा, यूटिलिटी स्टोर्स बंद होना शुरू हो जाएंगे और जिन लोगों का रोज़गार उससे वाबस्ता है उनके लिए परेशानी हो जाएगी। रज़ा खलील साहब क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल जी, मैं तो इस बात पे हूँ कि मैं आप ही अपना दुश्मन हूँ। हालांकि इमरान खान ने मलेशिया में जो तकरीर की है उसमें तो उन्होंने कहा है कि अपोजिशन मुझे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन हकीकत में ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिनको यूँ कहना चाहिए कि वो उनको डिमोरलाइज भी कर रही हैं और अनपॉपुलर भी कर रही हैं, इन सिंपल वर्ड्स अनपॉपुलर भी कर रही हैं। और उसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि महंगाई का जो अफरीत आया है, जो जिन बेकाबू हुआ महंगाई का, उसने नुकसान पहुंचाना शुरू किया उनकी अपनी शोहरत को। और उस पर उन्हें गौर करना चाहिए कि दुश्मन कहीं और नहीं, अपने अंदर ही, और उसका अपनी रिजल्ट बुक्कल में छुपा हुआ है ये चोर। अच्छा, रज़ा भाई उसका रिजल्ट एक अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें देखें कि डेफिनेटली। अच्छा, अब ये बात है कि आपने यूटिलिटी जो स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान बनाए वो इस मकसद के लिए बनाया कि लोगों को सब्सिडी देंगे और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको ये उनकी एक्सेस में होगा ये। अब ये नहीं हो पा रहा, सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, आप किरायों पे सब्सिडीज खत्म कर रहे हैं, बसों की आप बात करते हैं खत्म हो रही हैं, ठीक है, आप बिजली की सब्सिडीज आप खत्म करना चाह रहे हैं, महंगा करते जा रहे हैं, हर चीज महंगाई करते जा रहे हैं। जब आप हर चीज महंगी करेंगे सीमल, तो मसला ये होगा कि लोगों में आप अनपॉपुलर होंगे और ये कोई दुश्मन का नहीं कर पाएगा। ये जो आप खुद कर रहे हैं वो देखना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हमने हमेशा ये बात की है और बड़ा ज़बरदस्त एक तज्जिया किसी ने किया था कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ी ऑपोजिशन तो आवाम रहेगी अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी, और सबसे पहला टारगेट ही आवाम हो रही है सब्सिडीज खत्म होने की वजह से। तो फिर आपको तो ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट प्लान इसको लॉन्गर रन के लिए कर रही है कि ये चीज़ें इसी तरह से रहेंगी या फॉर द टाइम बीइंग है? बात यह है कि हर वो चीज़ जो दौरान अपोजिशन में होने की वजह से दौरान पीटीआई करती रही और इल्ज़ाम लगाती रही, वो तकरीबन वही कुछ इस वक्त हो रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो अपोजिशन इस वक्त की अपोजिशन वो खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है कि ये खुद ही जब गिर रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है गिराने की किसी को। तो अब ये बहुत सारे मसले पैदा हो रहे हैं और इसके लिए हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। तो खुद ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि ये इस तरह महंगाई करते रहे तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब जिन तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी हैं लोगों की और ज़राए आमदन तो नहीं बढ़े, रोज़गार की बजाय बल्कि बेरोज़गार होते जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम रोज़गार मुहैया करेंगे और वो भी करोड़ों की तादाद में,
तो ये एक बहुत बड़ा तजाद है कहने में और अमल करने में। अच्छा, कल ही एक स्टेटमेंट आई है पंजाब काबीना में, भर्तियों पर आयत पाबंदी उठाने का फैसला भी किया गया है। सालाना 12 लाख अफराद को रोज़गार भी मिलेगा। एक तरफ रोज़गार ख़त्म करने के लिए इस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो रोज़गार ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आए रोज़ ये स्टेटमेंट्स आती हैं कि 12 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा, लोगों के रोज़गार के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको हुनरमंद बना रहे हैं। जी बिल्कुल सिमल, ये तो बड़ा एक बड़ी मज़े की बात है कि हमारे वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि हम मुल्क में बड़ी बेहतरी ला रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिए, दिल से पूछिए कि कितने लोग और कितने हज़ारों लोग जो हमारे प्रोफेशन से हैं वो कितने बेबसी का शिकार होते जा रहे हैं, और इस बात पे कोई वो कान नहीं धर रहे और ये समझ रहे हैं कि ये इस तरह से हम बड़ी बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं मुल्क के लिए। भाई आप खिदमत नहीं कर रहे हैं मुल्क के लिए, अभी तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये रोज़गार कैसे मुहैया होगा? रोज़गार तो मुहैया होगा कि जब एक इन्वेस्टर, उसको सिक्योरिटी मिलेगी, एक बिजनेसमैन है उसको ये होगा कि मेरे बिजनेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जब बिजनेस को नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक होगा तो वो तो ओपन अप ही नहीं होगा, तो रोजगार कैसे बनेगा? और नौकरियों पे पाबंदियां जो ये खत्म करने की बात कर रहे हैं कि फिर यही होगा कि आज एहतजाज है डॉक्टरों का, कल एहतजाज है फलां का, परसों एहतजाज होगा फलां को। अभी वो नाबीना लोगों के साथ ये हुआ है कि 40 लोगों को नौकरी से निकाल दिया इन्होंने, और वो फिर मोहताज जो लोग हैं, वो माजूर लोग, वो सड़कों पे आ गए। ठीक है, अब वो सड़कों पे फिर आना शुरू हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि जनाब ये तो अपोजिशन की वो दरअंदाजियां हैं, चीरादस्तियां हैं। स्टेटमेंट्स आती हैं भर्तियों पर आयत पाबंदी खत्म कर दी, उसी तरह से लोग जो हैं वो दूसरी तरफ सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते हैं बेरोजगार होने पर, या अगर बेरोजगारी का खदशा भी पैदा हो जाता है। बिल्कुल सही, ऐसे मुलाजिमीन हैं जिनको इन्होंने 31 दिसंबर तक निकाल देना है, पहले निकाला था वो सेक्रेटेरिएट के बाद। मतलब इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं जिसमें आवाम का भला नहीं हो रहा है। यहीं से हम बात का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ चलेंगे हम जी। लाहौर के कूड़ा करकट से बिजली बनेगी, चाइना के साथ ये मंसूबा जो है वो तय पा रहा है और मंसूबा शुरू करने का ये बाकायदा फैसला भी कर लिया गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान से चीनी वफ्द की मुलाकात भी हुई है। रज़ा खलील साहब क्या कहेंगे आप? कूड़ा खरीदा जाएगा और फिर सरमायाकारी। परवेज़ इलाही साहब के दौर में ये शुरू हुआ था और तब से लेकर जब महमूद बूटी के पास ये डंपिंग साइट थी और उस वक्त ये तस्वर किया जा रहा है, और वहाँ पे एक साइट बनी भी है जिससे कंपोस्ट वो फर्टिलाइज़र भी बनती है और उसके अलावा भी बहुत सारी वहाँ मसनूआत बाई प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, और फिर ये कूड़ा क्रिकेट वहाँ सीमेंट फैक्ट्रियों को भेजा भी जाने लगा था। ये तो उस वक्त की बात है। कुछ नया बताएं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में बहुत से ऐसे ज़बरदस्त मंसूबे जो आवाम की फलाह के लिए थे, वो नून लीग के दौरे हुकूमत में उनको ऑनरशिप नहीं मिल सकी, उनको उस तरह से कंटिन्यू नहीं किया जा सका। अब ये हुकूमत इस मंसूबे को आगे लेकर चल रही है और चाइना के ताउन से चल रही है। लेकिन मुझे याद है उमर कि जब यही लोग ऑपोजिशन में थे तो किस कदर तनकीद का निशाना बनाते थे गवर्नमेंट को कि हमेशा गैर मुल्की कंपनीज के साथ क्यों। ये चाइना के मामले पे जब गुफ्तगू बात आ जाती है तो हमेशा हमें इस चीज़ को मलहूज़ नज़र रखना चाहिए कि मौजूदा दौर में चीन जो है वो पाकिस्तान का एक मुखलिस दोस्त है, और इस मंसूबे के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान से मुलाकात हुई चीनी वफ़द की, और 35 मेगावाट जो है वो बिजली के हवाले से अगर हम बात करें तो इस कूड़ा करकट से बिजली बनेगी, तो ये एक बड़ी बिजली का जो एक आप समझ सकते हैं लाहौर के हवाले से है, क्योंकि लाहौर में जिस तरह रज़ा भाई बता रहे थे अभी हम जब गुफ्तगू कर रहे थे कि 250 मेगावाट लाहौर की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 35 मेगावाट अच्छी बात है। फिर इस प्लान को आगे भी फर्दर लेकर जाना है दूसरे शहरों में, लेकिन हम तो लाहौर के हवाले से अगर बात करें तो कूड़ा करकट से अगर बिजली बन सकती है तो वेस्ट को यूज़ करना चाहिए, ये इससे आवाम को ही भला होगा। हम पहले ही तवानाई बहरान का जो है हमें सामना करना पड़ रहा है, लोड शेडिंग गुज़िश्ता साल तक तो जो है वो कम हो गई थी, लेकिन नई हुकूमत के लिए जहां और बहुत से चैलेंजेस हैं, मैं समझता हूं कि ये एक और बड़ा चैलेंज होगा कि तवानाई बहरान को किस हद तक किस तरीके से कंट्रोल करना है। और उस तनाजुर में, उस सिनेरियो में अगर ये सिचुएशन देखें कि चीनी कंपनी जो है वो, और इसमें एक और अहम बात यह है कि पंजाब हुकूमत की ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, यानी
सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की तरफ से आएगी। लेकिन फिर कहीं ऐसे मंसूबे करप्शन की नजर ना हो जाएं कि करप्शन होना शुरू हो गई है, क्योंकि अगर हमने अभी रिसेंटली LWMC का जो ऑडिट हो रहा है आप देख रहे हैं उसमें किस तरह कूड़ा खरीदने पर या कूड़ा उठाने पर जो चीज़ें सामने आई कि उसको गीला कर दिया जाता था, उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाती थी, महंगा बेचा गया या ख़रीदा गया, उठाया गया। अब इस तरह की चीज़ें इस मंसूबे में ना आ जाएं। असल बात तो ये है फिर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से ये मंसूबा अगर शुरू हो और जल्द शुरू हो। रज़ा खलील साहब क्या कहेंगे? डेफिनेटली ये बात सही है आपकी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मंसूबे को, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये इफेक्टिव होना चाहिए कि ये पहले तो कूड़ा उठाए ना पूरा और फिर उसको डिस्पोज ऑफ करें, बेचें जिस तरह जो तरीकाकार बनता है। और अगर डंपिंग साइट्स हैं जहां पर जाकर कूड़ा जो है वो टोटल जो लाहौर का वेस्ट है उसका तकरीबन 30% उठा पाते हैं, बाकी नहीं उठता जी कूड़ा, बाकी वहीं इर्द गिर्द ही पड़ा रहता है। और वो जो बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये फेंक दिया जाता है और फिर कहीं तो जला भी दिया। चले रज़ा खलील साहब, जब बिजली बनानी होगी तो कूड़े की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से शायद दूसरे चक्कर में ये जो है वो कंप्लीट भी हो जाए। आखिरी खबर मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, लाहौर पुलिस का इंतजामी ढांचा तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है और इब्तदाई तौर पर SP डॉल्फिन से एलीट फोर्स का चार्ज वापस ले लिया जी। साथ ही ये इरफान मलिक की खबर और इसी खबर में एक और चीज़ है जो वो नाके लगते हैं उसके इंचार्ज जो हैं वो मकामी थानों के पास होगा। तो ठीक बात है कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसको इसमें एंगेज होना चाहिए, ताकि मिसाल के तौर पे अगर बाबू साबू में कोई नाका लगा हुआ है या है तो वहाँ पर कंसर्न पुलिस स्टेशन जो शेरा कोट या जो भी है तो उनको पुलिस को जाना चाहिए। और इसी तरीके से सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम होने चाहिए। अब अगर इंतज़ामी ढांचे से ये समझते हैं कि ये उसमें जो खामियाँ हैं और थाना कल्चर में तब्दीली ला सकते हैं तो फिर तो अच्छा इनिशिएटिव है। रज़ा खलील साहब क्या कहें? बिल्कुल ये सही है और मकामी थाने को इन्वॉल्व कर, लेकिन मकामी जो थाने हैं जो जिसकी जुरिस्डिक्शन में नाके लगने उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएं। सबसे ज़्यादा मसला तो उनकी स्ट्रेंथ का है कि वो अंडर स्टाफ्ड होते हैं। आधे एम्प्लॉइज़ की ड्यूटी होती है कि उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में हाज़िरी देनी है, जो पुराने केसेज उनकी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उनकी गवाहियों के लिए उन्होंने इंश्योर करना है। अच्छा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त दावा और नारा जो लगाया जाता है हर हुकूमत की तरफ से, अवाम आप लोग भी इस चीज़ के गवाह होंगे कि वो ये कहते हैं कि थाना कल्चर तब्दील कर देंगे, थाने में जितना भी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो करप्शन हो रही है वो तमाम ख़त्म कर देंगे, डीपोलिटिसाइज कर दिया जाएगा पुलिस को। अब ये लोग भी इंतज़ामी ढांचा तब्दील करने की बात कर रहे हैं, कभी फ़ौरन से IG तब्दील कर दिया जाता है, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि पता नहीं उनका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मुझे तो लग रहा है कि ये भी रिस्क टेकर्स हैं कि रिस्क ले लेके देख रहे हैं कि क्या चीज़ चल जाएगी और क्या। बेस्ट ऑफ द बेस्ट यही है कि आप फैसिलिटीज़ दें उनको उसी तरह से जिस तरह से फोर्सेस को दी जाती हैं। और सबसे ज़्यादा आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को ख़तरे का मुकाबला करना होता है तो वो पुलिस वाले होते हैं। यानी उन्हें नहीं पता होता स्ट्रीट में कौन लोग हैं और किस तरह की लाइफ। लेकिन ऑलरेडी हम पीरू फोर्स देखें 24 घंटे ख़तरा होता है पुलिस वाले को। क्या हम उस तरह से उसे इक्विप करते हैं? क्या हम उसकी उस तरह से इंश्योरेंस करते हैं? क्या उस तरह से उसके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कोई इंतजाम करते हैं? जब हम ये सारी चीज़ें नहीं करते और हम उससे तवक्को करते हैं कि उसको लेकिन वो भी भाई कोई ईमानदार रहेगा तो कैसे रहेगा? के साथ रज़ा भाई आपसे पॉइंट ऑफ व्यू मेरा तो डिफरेंट है कि वो भी जब हम थाना स्टेशन में चले जाएं कोई भी आम शहरी इस वक्त क्या अपने आप को महफूज समझता है कि बगैर वो इसलिए नहीं समझता तो रज़ा भाई वो पूरा बदला ले लेते हैं। आप ये देखिए आपके पड़ोस में थाना था जब हम पुराने दफ्तर में रहते थे, आप ये सोचिए क्या वो थाना था? उसकी हालत-ए-ज़ार यानी उसकी हालत-ए-ज़ार आप शहर में बेशुमार थाने मौजूद हैं। बहरहाल अभी हुकूमत जो है वो इंतजामी ढांचा तब्दील कर रही है, उसके बाद क्या इकदाम करती है और उसका इम्पैक्ट क्या आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़र हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिएगा, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर से स्टूडियो में। और नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में दो बहुत प्यारे प्यारे से मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी, लेकिन टॉपिक भी हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं। और अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीन जानिए ज़िंदगी में किसी चीज़ का कोई मज़ा नहीं ले सकेंगे। सबसे पहले मैं जिनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी वो डेंटिस्ट हैं। और ओरल हेल्थ आपको पता है हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम जो खाते हैं उसका असर जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर होता है। और अगर हम अपनी ओरल हेल्थ का ही ख्याल नहीं रखेंगे
तो आप यकीन जानिए कि बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। और फिर जो लोग कहते हैं कि दांत का दर्द बहुत बुरा होता है, बिल्कुल सही कहते हैं, वाकई में बहुत बुरा होता है। तो कुछ टिप्स लेंगे हम इनसे और जानेंगे कि कब जरूरी है डेंटिस्ट के पास जाना, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो उनसे बात करेंगे। डॉक्टर अलीम रहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और हमारे साथ आज जो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी गेस्ट मौजूद हैं, हमेशा मुख्तलिफ टिप्स देती हैं, मुफ्त मशवरे बांटती फिरती हैं। ये भी कर लो, तुम ये भी कर लो, तुम ये करोगी तो बहुत अच्छी लगोगी, ये करोगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी, मत करना। लेकिन साथ ही साथ आपका हेल्थ का ख्याल रखती हैं। ये खाना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ आपको पतला करती है, कौन सी चीज़ आपको हेल्दी कर सकती है। बहुत से लोगों के मसले होते हैं, मेरे गाल बहुत चिपके हुए आते हैं, मैं क्या करूँ, पिचके हुए आते हैं, मैं क्या करूँ, या मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरे ये टायर्स बन रहे हैं, इनको मैं कैसे कम करूँ लेकिन मैं हेल्दी भी रहूँ। तो ऐसे मशवरे भी देती हैं। हमारे साथ डॉक्टर फरजीन मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक सीमल, आपके प्रोग्राम पे आके हमेशा इतना मजा आता है ना। इट्स सच अ कलरफुल प्रोग्राम। और सैटरडे को जब लोग जरा थोड़ा सा स्लो एकदम पर्क अप हो जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह सीमल की वो चहचहाती हुई आवाज आती है। थैंक यू सो मच। टॉपिक तो मेरा आज जो डिसाइड किया था हमने वो ये था कि मोटे लोग पतले और पतले लोग मोटे कैसे हों। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी खूबसूरत कैसे हैं? हमेशा जब भी आप मुझे मिलती हैं ऐसी ही चुलबुली सी, प्यारी सी, यंग सी और फुल ऑफ एनर्जी रहती नजर का कमाल है। नहीं, ये लोग भी कहते हैं, तो मुझे आज राज बताई दें। मेरे साथ साथ व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि आप कहीं पर भी किसी सोशल इवेंट पर नजर आती हैं, कहीं पर लोगों की गैदरिंग्स में नजर आती हैं, हमेशा फुल एनर्जी, एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच। आई थिंक कि बस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की देन है कि एनर्जेटिक हूँ एंड आई फील गुड व्हेन आई सी फ्रेंड्स। जब मैं फ्रेंड्स देखती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ये भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, तो इसलिए नेचुरली जब मैं सुबह आ रही थी तो मैं सुबह चाय का एक कप मिल जाए कहीं से, और जैसे ही मैंने आप दोनों को देखा मेरी चाय के कप की फौरन हो जाए ना, वो चली गई, मैं फौरन एनर्जाइज हो। एंड आई थिंक ये इसमें भी एक मैसेज है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोगों के साथ पॉजिटिव रहते हैं और फिर उसका असर आपकी बिल्कुल पर्सनैलिटी पर आता है। ये जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का आजकल लोग बता रहे हैं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं। और यकीन माने कि अभी पिछले दिनों एक रिसर्च की है इन्होंने अमेरिका में, और उसमें पता लगा है कि ऑल दोज पीपल who have friends stay younger, उनको डिप्रेशन कम होती है, और इसके अलावा दे लिव longer। तो इसलिए मेरे पास अच्छा, ये जो आपने अभी बोला ना, ये मुझे भी सुबह जब कल मुझे बताया गया कि ये गेस्ट हैं, एंड व्हेन आई हर्ड योर नेम आई वाज लाइक अच्छा फिर तो बड़ा मजेदार चिल प्रोग्राम होगा और पूरा हंस के गुजरेगा और लोग भी इसको बड़ा एंजॉय करेंगे। डॉक्टर साहब आपके साथ भी मैं गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करूंगी, वरना मैं और डॉक्टर फरजीन तो बोलते ही रहेंगे। अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि ओरल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहीं पर एनर्जेटिक रहना, खूबसूरत दिखना, प्यारे दिखना, उसमें आपकी स्माइल का एक बड़ा अच्छा किरदार होता है। और अगर आपके दांत साफ हैं, खूबसूरत हैं, तो वो खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। देखें, सब कुछ स्पेशली मेडिसिन में सब कुछ एक बैलेंस में और एक साथ ही माइंड, बॉडी एंड सोल जिसको हम कहते हैं जुड़ा होता है। सो आपकी ओवरऑल हेल्थ में डेंटल नीड्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जैसे आपकी बाकी नीड्स हैं। और वैसे भी सब कुछ जो है वो आपके मुंह से ही शुरू होता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ, यू ईट फ्रॉम योर माउथ, यू टॉक फ्रॉम योर माउथ। आप अगर आप अपने मुंह की ख्याल रख सकते हैं तो फिर आपकी बाकी जो बॉडी है उसका भी आधे से ज़्यादा जो है सेहत जो है वो सही ही रहेगी। तो इसलिए अब आप देखेंगे टीवी की एड्स में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। डिफरेंट टूथपेस्ट की जो ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई है। इसी वजह से है बिकॉज जो रिसर्च हुई है बाहर के मुल्कों में, उन्होंने ये शो किया कि अगर आप ऑरल डिजीज़, मुंह की जो डिजीज़ हैं, अगर आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं तो फिर आपके बाकी जो डिजीज़ हैं वो भी आप काफ़ी हद तक आप उनको प्रिवेंट। बिल्कुल सही, बट दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम बहुत लास्ट लेते हैं शायद इसको। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो शायद हम डेंटिस्ट के पास जाना ही तब पसंद करते हैं जब दांत में इस कदर दर्द हो रहा हो कि कुछ और खाया ना। यही तो इशू है बिकॉज हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। हम उसको कहते हैं हॉट टूथ, गर्म दांत। जब हॉट टूथ होता है मतलब जब इमरजेंसी में इतनी दर्द हो रही होती है कि आप कोई और हाल ही नहीं है तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे उस वक्त। लेकिन वेस्ट में ये देखा गया कि अगर आप पहले ही उसकी ज़रा हिफाजत रखें,
तो इस मौके पे आना ही नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल सही। रेगुलर चेकअप्स जो हैं अगर आप कराते रहें तो आपको ये नौबत ही ना आए कि आपके दांत खराब होना शुरू हो जाएं या आपको एक्सट्रीम किसी चीज़ के लिए जो है वो डेंटिस्ट के पास जाना पड़े। अच्छा, कुछ टिप्स हम आपसे लेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ भी मैं आऊँगी। जैसे एक मसला ये है कि हम डेंटिस्ट को हमेशा अपनी लिस्ट पे लास्ट में रखते हैं, वहीं पर न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना वो तो बिल्कुल ही कहीं बहुत ही दूर के नंबर पर आते हैं। डेंटिस्ट, एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक साइकाइट्रिस्ट, उसके पास तो एक मिथ है ना कि आप चले गए तो इसका मतलब आप पागल हैं। एग्जैक्टली, व्हिच इज सो सैड सीमन, क्योंकि हर बंदा, जरूरी नहीं है कि मतलब मैं कहूँ कि जी फलाना फलाना फलाना, हर बंदा किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहा होता है, कभी कभी डिप्रेशन, कभी एंग्जाइटी। तो इन चीज़ों को ना ऐसे जाने ना दें। हम तो बेसिकली हम ये प्रोग्राम करते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि हम लोगों को बता सकें कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि हमारे लिए तो उनकी सेहत सबसे अजीम तरीन चीज़ है। बिल्कुल। सो ये ज़रूर मेरी तरफ से मैसेज है कि जैसे आपने कहा है कि ओरल हाइजीन का चेकअप कराते रहें। अगर आपको कोई डाइटरी प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्लीज़ डाइटिशियन के पास जाएं। वेट मैनेजमेंट करनी है तो डाइटिशियन के पास जाएं। और अगर आपको थोड़ा सा कोई भी जैसे अपसेट रहते हैं ज़्यादा या कुछ, तो प्लीज़ किसी साइकाइट्रिस्ट के पास। अच्छा, अक्सर जो प्रोग्राम्स में डिस्कस किया जाता है कि मोटे लोग पतले कैसे हों, और ज़्यादा लोग क्यूरियस भी इस वजह से होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पतले हैं एंड दे एक्चुअली वांट टू गेन वेट। उनसे मैं आज शुरू करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आपके पास क्या टिप्स हैं उनके लिए। पिच के गाल होते हैं, हाथ अगर देखें तो वो इतने इतने से वो लड़कियों की बाजू होती हैं और हम अक्सर शुगर भी लगा रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है उनके लिए कुछ ओके, आई मस्ट टेल यू कि मोटे से पतला होना ईजियर है, जबकि पतले से मोटा होना थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। एक तो ये है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, हर पासिंग 10 साल के बाद, डेकेड के बाद वेट गेन होना शुरू हो जाता है। मगर जो ऑब्स्टिनेट एक किस्म का जो वेट कम होता है, जो एनोरेक्सिक लुक होती है, वो टीन एजेस में और ट्वीन्स में यानी कि 20s में होती है, 30s में जाके फिर वेट गेन होना शुरू हो जाता है ऐसे लोगों का। अब ये है कि इसमें कई चीज़ें जो है वो अमल पैरा होती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस में बहुत ज़्यादा ओवरलुक जो जाता है वो थायराइड डिस्टर्बेंसेस हैं। कि थायराइड का जो है हाइपर थायराइडिज्म का होना, कि आपका बॉडी इतनी तेज़ मेटाबॉलिज्म पे उसका इंजन इतना फास्ट चल रहा है कि वो हर चीज़ को जल्दी जल्दी, फैट मेटाबॉलिज्म को भी तेज़ कर रहा है, और ऐसे लोग जो होते हैं उनका वेट कम होता है। इसके अलावा जेनेटिक्स होती है। जेनेटिक्स ये कि मौरूसियत आपकी कैसी है, कि आपके पेरेंट्स या कैसे हैं या क्या आपका है। तीसरी चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ इग्नोर की जाती है सीमन, पतले लोगों में, सूखे लोगों में, वो ये होती है कि उनको एंग्जाइटी का इशू होता है। और ऐसे लोगों के साथ फिर मैं और साइकाइट्रिस्ट इकट्ठे बैठ के हम लोग फिर ऐसे के साथ डील करते हैं, क्योंकि फिर उनको एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स दी जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, यानी कि डाइट के साथ साथ फिर उनको काउंसलिंग की जरूरत भी, काउंसलिंग एंड मेडिकेशन, क्योंकि केमिकल डिस्टर्बेंस है ना ब्रेन का। अच्छा, अब कई लोग इस चीज़ को कहते हैं नहीं जी डॉक्टर साहब हमें तो कोई डिप्रेशन नहीं, हमें तो कोई। द थिंग इज कि आपकी बॉडी एक चीज़ को रिकग्नाइज कर रही है, लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं है, तो दैट डजंट मीन कि वो आंखें बंद करेंगे तो वो जो बिल्ली है वो चली जाएगी। फेज में अगर आप चले जाएंगे तो दैट डजंट मीन कि दैट्स नॉट हैपनिंग। सो द रूट कॉज व्हेन इट कम्स टू ये वाली चीज़ें, ये कम होता है। दूसरा ये कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, आपके टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल आ गए, फिर हम थेरेपी शुरू करते हैं, और उसमें जैसे मैंने आपको बताया काउंसलिंग थेरेपी भी होती है, और उसमें इसके अलावा हम फिर डाइट देते हैं डिफरेंट इंटरवल से। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये एक बड़ा साइंटिफिक चीज़ होती है कि हार्मोन्स किस किस टाइम पे आ रहे हैं, और हमने उनको किस किस टाइम पे पॉजिटिवली फीड करना है कि वो खाने को चिपका के बैठ जाएं। सही। ऐसे लोग रात के वक्त ज़्यादा खाना उनको नहीं हम एडवाइस करते, पोस्ट 8 बजे, रात के 8 PM के बाद वो ज़्यादा खाना ना। बिल्कुल सही, यानी कि अगर आपने वजन बढ़ाना है तो 8 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं। नॉर्मली होता है आप हर वक्त खाते रहें। और एक और चीज़ सीमा जरा मुझे बताओ कि जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लोग क्या कहते हैं, क्या ज़्यादा खाओ? पराठे खाओ और मीठा खाओ, बहुत ज्यादा कार्ब्स ज्यादा लेना शुरू कर दो, रिफाइंड कार्ब्स, जबकि ये सारी चीजें वेट गेन में नहीं करती ज्यादा। अच्छा, क्योंकि शुगर इज नाउ अ केमिकल। शुगर एक ऐसी वाइट शुगर एक ऐसी केमिकल है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को और तेज कर देगी। ऐसे लोगों में उनमें डिप्रेशन हो जाएगा, उनकी डाइजेशन खराब हो जाएगी, और आपको पता है मीठा जितना खाएंगे एग्जैक्टली
मीठा खाने से डिप्रेशन वो उसकी मुझे तो होती है। लगा कि इससे शायद वो हैप्पी हार्मोन्स इंटिगर हो जाते हैं अगर आप Happy मीठा hormones खाओ। Sugar फौरी rush। तौर पे वैसे होते खुशी हैं। होती है। Exactly, शुगर रश वाली बात जो की है डॉक्टर लीव ने कि उस वक्त शुगर रश होता है आपको, लेकिन उसके बाद क्रैश हो जाती है बॉडी, क्योंकि एकदम शुगर की स्पाइक आती है और क्रैशिंग, क्योंकि Down आपने देखा हो होगा जब मीठा खा लो तो उस वक्त तो फौरन बड़ी हैप्पीनेस होती Energy है, आ बड़ा जाती है, एनर्जी, हाँ। लेकिन फिर उसके बाद देन यू स्टार्ट क्रैशिंग। सही। तो इसलिए ऐसे लोगों को व्हाइट शुगर मना है। ऐसे लोगों को कहते हैं मेवा जात का ज्यादा इस्तेमाल करें। अब गर्मी है, सर्दियां आ रही हैं, तो यू कैन यूज अ लॉट ऑफ मेवा जात, जिसमें मुनक्का जो है 7 से 8 दाने जो है वो कहा जाता है कि सुबह के वक्त इस्तेमाल करें। निहार मुंह दूध के या दूध में भिगो लें मुनक्के को और इंजीर को, और इंजीर भी खाएं और वो दूध भी पिएं रात भर भिगो के, सुबह के वक्त वो दूध अच्छा, पिएं। वो दूध पी लें और वो दाने हाँ, जिसने वो बहुत अच्छा होता है। सो these kind of sugars are what we're going to work with। हम ये नहीं काम करेंगे कि हम उन मीठे केक खिलाने, जलेबियां, दूध, ये वाले मतलब जो सीन खाना है नहीं खाओ, करेंगे। हर वक्त बस खाते रहो तो वेट गेन हो जाएगा, वो उल्टा नुकसान की तरफ भी चला एग्जैक्टली जाता है। और अच्छा, ऐसे लोगों को कहते हैं एक्सरसाइज ना करी यार, तुझे कोई पतला नहीं, आपने एक्सरसाइज करनी है ताकि उसको और भूख लगे और वो और खाना खाए। हाँ, ये बड़ा जरूरी है कॉन्सेप्ट हाँ, करना, वो वरना कहते लोग कहते हैं तुम्हें क्या जरूरत है जिम जाने की? Exactly। तुम तो इतने पतले हो या हाँ। तुम तो इतनी पतली हो, नहीं, कि it is क्या करना है? required, it is very हाँ, required। बिल्कुल सही। अच्छा, इस तरफ भी मैं आऊंगी और आपने सर्दियों का जिक्र किया, तो अब सर्दियों की सौगातों में मेवा जात के अलावा बहुत सी सब्जियां और फल भी ऐसे होते हैं जो हाँ। बड़े बेनिफिशियल हो सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। आमतौर पर अमूमन कॉमन मसाइल क्या हैं दांतों के? आजकल के जो कॉमन मसाले हैं ना वो काफ़ी अब डिफरेंट एस्थेटिक या कॉस्मेटिक की साइड पे काफ़ी जा रहे हैं। अभी आपने सर्दियों की बात की है, तो अभी वेडिंग सीज़न, शादी का सीज़न आ रहा है, तो एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, एवरीवन वांट्स टू फील गुड। तो जैसे डॉक्टर फजीन ने कहा है कि साइकोलॉजिकली और ये जो है ना योर अपीयरेंस दैट रियली मैटर्स नाउ टू पीपल। सो ये जो है ऑर्थोडोंटिक थेरेपी, जैसे जो लोग ब्रेसेस लगाते हैं दांत सीधे करने के लिए, ये आजकल जो है ना प्राइम डेंटिस्ट्री के हवाले से ना प्राइम चीज़ होगी है कि जी स्पेशली यंग फीमेल्स, उनको वो चाहते हैं कि हमारे जो स्माइल है ना वो उतना ही परफेक्ट हो जितना। अच्छा, मतलब आपको लगता है आपके पास ज्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो इसलिए आते हैं कि वो Yes। ब्रेसेस लगा दें या दांत सीधे करने हैं तो Yes, इसलिए आते हैं, cosmetic अदरवाइज dentistry, बाकी और कोई मसले नहीं बाकी है तो सोसाइटी में? बाकी जो सोसाइटी में जो मसले हैं ना वो तो चल रहे हैं ना, वो तो हमारा एक नॉर्म हो गया। जैसे किसी के दांत में दर्द है या किसी के मसूड़ों से खून निकल रहा है, ऐसी चीज़ें तो हमारी जो एक नॉर्मल डेंटिस्ट्री के हवाले से पेशेंट आते हैं ना, वो तो हमारा स्टडी फ्लो हम देख रहे हैं कि पर कैपिटा है। लेकिन जो आजकल का जो नया है ना कि मूविंग फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट इन डेंटिस्ट्री, वो इस हवाले से है कि हम डेंटिस्ट्री को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू लुक बेटर, टू फील बेटर साइकोलॉजिकली। हमारे प्रैक्टिस में एक डेंटल साइकोलॉजिस्ट, जैसे डॉक्टर फजीन ने कहा, वो भी बैठता है ताकि जो लोगों को वाइट कोट फोबिया है, ठीक है ना, जो लोग डॉक्टर्स थोड़ा डरते हैं, डर पाते हैं, उनको भी हम कैसे काउंसलिंग करें, उनको कैसे हम समझाएं कि इट्स वेरी नॉर्मल कि आपने डेंटिस्ट के पास आना है, हर 6 महीने आना है, हर 6 महीने अपना चेकअप करवाना है। उसके मुताबिक से फिर हम चलते हैं आगे। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हर 6 महीने बाद आपको चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ती है। जी। अच्छा, वेस्ट में तो ये कल्चर है कि वो रेगुलर चेकअप्स उनके होते रहते हैं, सारा कुछ। कौन सी एज से आपको शुरू कर देना चाहिए बच्चों के लिए? खास तौर पर अक्सर बच्चों का ये बड़ा मसला होता है, दांत में कीड़ा लग गया, टेढ़े मेढ़े दांत आ गए तो वो सारी जिंदगी जुबान नहीं लगाओ, इस तरह के मिथ्स भी हैं हमारी सोसाइटी में। कितना मेंटल ट्रॉमा होगा उस बच्चे को जब वो मिडिल स्कूल में या अपनी अंडर ट्रेनिंग कर रहा होगा, स्कूल में होगा, कि उसके बच्चे मजाक उड़ाएंगे उसका कि जी आपका दांत ऐसे वैसे। ये हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं अब कि स्पेशली जो फीमेल्स हैं कि जी हम स्कूल नहीं जा पाते बिकॉज हमारा इतना मजाक उड़ता है। तो ये सारा करते हैं लोग इतना ज़्यादा। तो ये सारा आप अगर जल्दी कैप्चर कर लो ना, आपने जैसे अभी कहा कि यंग एज में, आई वुड से अराउंड 5 से 6 साल जब बच्चा हो जाता है ना, जब पहले दांत उसको डेंटिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। उस वक्त आपके परमानेंट दांत भी आ रहे होते हैं, दूध के दांत गिर रहे होते हैं, तो परमानेंट दांत में जैसे अगर कीड़ा लग जाए ना, तो फिर उसका कोई वो नहीं है, आप वो निकल नहीं जाएगा अल्लाह की तरफ से, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। सीमन, मैं आपको बताऊं कि अलीम बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ डेंटिस्ट, ठीक है। इसकी जो मदर हैं वो डॉक्टर फरजाना रहमान, वो पायनियर इन ऑर्थोडोंटिस्ट्री रही हैं पाकिस्तान में। उन्होंने इतने लोगों के दांत सीधे किए हैं, इतने एक्ट्रेसेस के, बिकॉज द स्माइल इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स योर वे ना, एंड इट हैज टू बी ब्यूटीफुल। मैंने जैसे बोला पर्सनालिटी की आपको वो कॉन्फिडेंस दे देती है अगर आपकी स्माइल अच्छी है, एंड इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप उसको छुपाओ। बिल्कुल सही। और कहीं आपने ऐसे तो नहीं सुना था कि अम्मा दांत सीधे करती हैं तो मैं
मुक्का मार के भी दांत सीधे कर दूंगा, नहीं तो मैं पढ़ भी लेता हूँ साथ साथ। बहरहाल यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फरजीन और डॉक्टर अलीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और आपकी हेल्थ के लिए मैं उनसे बहुत सी बातें भी कर रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी टिप्स भी उनसे निकलवाऊँ ताकि आप अपना ख्याल किस तरह रख सकें ये आपको खुद पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू करेंगे दोबारा से, जहाँ पर हम बात कर रहे थे पतले लोगों को मोटा करने की, कि वो हेल्दी, मोटा नहीं बेसिकली हेल्दी होना चाहते हैं, थोड़ा अच्छे लगना चाहते हैं, वो कमज़ोरी वीकनेस जो है उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। ऐसे में बहुत से लोग सप्लीमेंट्स शुरू कर देते हैं, बहुत से स्टीरियोटाइप्स के ऊपर चले जाते हैं, स्टेरॉइड्स के ऊपर चले जाते हैं, स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है ऐसी। तो क्या कहेंगी आप उनके लिए, क्या ये ज़रूरी है सप्लीमेंट स्टार्ट? देखिए जो सप्लीमेंटल थेरेपी वर्सेस आपकी ऑर्गेनिक डाइट जो है ना, उसके साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है सप्लीमेंटल थेरेपी का। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जो इन चीज़ों को प्रमोट करती है, और उसने एक ज़माने में इतना सप्लीमेंटल थेरेपी को प्रमोट किया कि लोगों ने कहा कि जी हम जी गोलियाँ ही खाते हैं, रहने दे खाने को, थोड़ा बहुत खाना खाएंगे। That is not in any way supplements जो हैं वो नेमुल बदल हैं एक्चुअली अच्छी डाइट का, ऑर्गेनिक डाइट का, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सप्लीमेंटल थेरेपी सीमिल ऐसे नहीं होती कि हमारा एक जैसे ट्रेंड है कि हम जाते हैं फार्मासिस्ट के पास और फार्मासिस्ट के पास जाके कहते हैं भाई ये ना मेरे बच्चे को ना उल्टियाँ आ रही हैं और ये हो रहा है, प्लीज़ दवाई दे दो। कहते हैं ये दवाई ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसी तरह सेल्फ मेडिकेशन, एग्जैक्टली इसी तरह सप्लीमेंट शॉप पे जाके उनसे ये पूछना कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे बताएं क्या करना है। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, किसी अच्छे डाइटिशियन के पास जाएं, उनसे लिखवाएं, वो आपका पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, देखेंगे आपको किन किन चीज़ की कमी है, उन चीज़ों की सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपने लेनी है। अटकल पच्चू खुद से नहीं चीज़ें करनी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। रिएक्ट कर जाती हैं बहुत एग्जैक्टली, मैं आपको से एलिमेंट्स हैं। अच्छा एक ये होता नहीं करते हैं, है विटामिन्स आर डिफरेंट देन मेडिसिन, ठीक है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल। अब जैसे विटामिन डी की कमी हमारे पाकिस्तान में बहुत है, आपको भी पता होगा, हर दूसरे बंदे का कराओ विटामिन डी लो है, ठीक है। खुद से नहीं दवाई लेनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो वो फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपकी बॉडी में जाके टॉक्सिसिटी कर देगा, आपके लिए इंजूरियस हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ प्लीज़, वो जो बेचारा एक 5 साल पढ़ के डॉक्टर और बाद में 10,000 डिग्रियाँ लेता है, उसको प्लीज़ थोड़ा ट्रस्ट कर लें, क्योंकि बिल्कुल वो ये वाला हाल है कि वो जो मेरी बेटी है एकदम मुझे कहेंगे मम्मी 4 तो मेडिसिन हैं, तो मैं याद कर लेती हूँ तो डॉक्टर बन जाते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ बेटे शाबाश, इसी किस्म की सोच रखो पढ़े लिखे घराने में। वो जो सोसाइटी में देखती है वो वही सोच जो है वो सामने आ जाती है कि हम खुद बीमार होते हैं, खुद ही अपना इलाज कर लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, और फिर आगे से 10 मशवरे भी दे देते हैं, मैंने तो ये खाई थी तुम भी खा लो, ठीक, तुम भी खा लो। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से वेरी रॉन्ग, बिल्कुल सही। और दूसरा जो आपने कहा कि अब हमें रियलाइज कर लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो एक सेइंग है इंग्लिश की, वो एवी नहीं कह दी गई, वाकई में उसका एक मतलब है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि आप हर चीज खाते रहें और समझें कि आपको फायदा होगा, ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। पानी भी इवन आप ज्यादा पी लें तो आपको नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात किया, बिल्कुल सही। मोटापे पे भी आएंगे हम, कि उनको बेचारों को भी पतला कर देते हैं, नहीं थोड़ा सा पतला कर देते हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं, बेचारे मोटे लोग बहुत परेशान हैं। मेरे से पूछे, मेरे हस्बैंड को अक्सर ये टेंशन रहती है मैं पतला कैसे। अभी मैं मेकअप रूम में तैयार हो रही थी, हमारी आयशा जो है भाई, अच्छा डॉक्टर जी अस्सलाम वालेकुम, अच्छा मुझे बताइए मेरे ये चीज कैसे कम होगी? मैं आराम से बैठ जाओ, तुम खबरदार जो मेरे से सवाल किए। हाँ अच्छी भली वो बच्ची है, अच्छी भली, मैंने कहा हर दफा तुम मुझसे सलाम के बाद मेरा हाल पूछा करो, उसके बाद को बात किया करो। वो इतनी प्यारी स्लिम स्मार्ट हमारी प्रोड्यूसर है आयशा, उसको हर वक्त ये टेंशन रहती है मैंने अपना वजन कम करना है, तो ऐसे लोगों का क्या इलाज है वो भी मैं आपसे पूछूंगी, ये वाला आपकी आयशा को आपकी तरफ में आऊंगी। डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि अब स्टैटिकली दांतों को बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है कि शादियों का सीज़न है तो लोग अपने दांत ठीक कराने आ जाते हैं कि हमें अच्छा लगना है, या येलो हो गए हैं दांत तो स्माइल अच्छी आनी चाहिए पिक्चर्स में, खासतौर पर ब्राइड्स के लिए ये बहुत ज़्यादा होता है। सो कितना टाइम पहले शादी से इन सेशंस के लिए आना चाहिए? और एक और चीज़ जो मैं ज़रूर कंफर्म करना चाहूँगी, ये जो स्केलिंग और जो हम क्लीनिंग कराते हैं इसके बारे में बहुत मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि आपने ये करा लिया तो आपके दांत हिल जाएंगे, ओहो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, दांत तो हिल ही जाएंगे आपके, आपका जबड़ा हिल जाएगा पूरे का पूरा। हालांकि आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने मना किया था ऑनेस्टली। ये क्यों है? ये मिथ्स भी जरा अगर आप तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो आप शादी के सीजन की बात कर रहे हैं कि ब्राइड्स को हमारे पास काफ़ी अब जो ब्राइडल पैकेज जिसको कहते हैं उसमें इंक्लूड हो जाता है कि वाइटनिंग प्रोसीजर। अरे वाह, डेंटिस्ट के पास भी ब्राइडल पैकेज मिलता है। उसमें कि जी
स्माइल ब्राइटनिंग या टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं वो काफ़ी ब्राइड्स आजकल करा रही हैं मोस्टली अबाउट अ वीक और 2 वीक्स बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले हमारे पास आती हैं, एंड दैट्स अ सेफ टाइम टू डू इट। जो दूसरा आपका पॉइंट है स्केलिंग, उसको मैं ज़्यादा टैकल करना चाहता हूँ बिकॉज ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। स्केलिंग से आपके दांतों को कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। स्केलर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ पानी उसमें से पानी निकलता है और वो वाइब्रेशन होती है उसकी, वो दांत के ऊपर कर ही नहीं सकता। जो वो लोग जो मिसकंसेप्शंस कह रहे हैं कि जी आपके दांतों आपके मसूड़ों से खून आ जाएगा, या अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो किसी वजह से आ रहा है ना, लेकिन अंदर जरासीम है। एक सेकंड अली, लेकिन जो है ना करने वाला वो मुस्तनद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बात वहाँ पे आती है जो लोग गलत सनद कराते हैं। इतने क्वैक्स हैं खास तौर पर आपके प्रोफेशन से, पता नहीं आपके प्रोफेशन की कॉपियां इतनी क्यों निकलती हैं, कॉपीराइट ले लें आप लोग। बिकॉज काफ़ी लोग समझते हैं कि डेंटिस्ट बनना और फिर MBBS डॉक्टर बनना में काफ़ी है डिफरेंट है, 1 साल का फ़र्क है। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो सेल्फ मेडिकेशन, तो सेल्फ डॉक्टर भी जो लोग बन जाते हैं ना, काफ़ी क्वैक्स, अब तो आई थिंक काफ़ी इस पर सख्ती हो गई है, बट जो लोग एक डेंटल असिस्टेंट जैसे है कोई, वो एक डेंटिस्ट के साथ 5 से 6 साल काम करेगा तो वो समझेगा वो डेंटिस्ट बन गया, वो अपना जाके दुकान खोल लेगा। तो ये होता है ना, तो इसको अब बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात की है डॉक्टर फरजीन ने कि स्केलिंग और पॉलिशिंग और ऐसी चीज़ों से इतना कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, जितना आपके पास ये है कि आप अगर किसी क्वैक के पास या किसी डेंटिस्ट के पास जाएं जो क्वालिफाइड ऑथेंटिक नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, बिल्कुल सही। और इसमें फिर जो आप मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी बड़ा रोल होता है। उसका भी है और स्टेरिलाइजेशन का भी है। सबसे नंबर 1 जो वायरल डिजीज़ है हमारे मुल्क में वो हेपेटाइटिस सी है, और हेपेटाइटिस सी का सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन डेंटिस्ट है, ठीक है ना। अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हमारे पेरेंट्स ने जब खतरनाक हो सकता है बहुत, तो बहुत कॉमन है, हमारे पेरेंट्स ने जब डेंटिस्ट्री की थी, अपनी BDS की थी, तो उस वक्त उबले हुए पानी में इंस्ट्रूमेंट साफ़ करते थे। अब इतना क्रॉस इन्फेक्शन प्रोटोकॉल और स्टेरिलाइजेशन का वो आ गई है इस रिसर्च कि आपने इसको किस प्रेशर पे रखना है, किस टेम्परेचर पे रखना है, हर इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या रोल होता है। अगर कोई मेटल का इंस्ट्रूमेंट है तो उसको कैसे साफ, मतलब इट्स अ वेरी हाई टेक्नोलॉजी का एक है, और उसको आपको उसके ऊपर, और अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बीमारी ठीक करने के बजाय उल्टा उसमें और खराबी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ये भी बड़ी एक चीज़ है। अच्छा, ये जो आपने जैसे जिक्र किया कि स्केलिंग में वो वाइब्रेशन होती है और वो पानी से उसका साफ किया जाता है, क्यों स्केलिंग कराना ज़रूरी होता है, एंड व्हेन इज़ द पॉइंट कि आपको डॉक्टर के पास जाना है फॉर स्केलिंग? या स्केलिंग जो है ना वो हम रेकमेंड करते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल को एवरी 6 मंथ्स, ठीक है ना, बिकॉज 6 मंथ्स लगते हैं। एक आपके मुंह में जो कैलकुलस होता है ना, जो डिब्री होती है, खाने की डिब्री और जरासीम की डिब्री, वो जब सख्त हो जाता है ना तो उसको हम प्लाक कहते हैं, ठीक है ना। जब प्लाक बन जाता है तो प्लाक दांत के ब्रश से नहीं उतर सकता, जितना मर्जी आप रगड़ाओ उसको नहीं उतर सकता, वो सिर्फ स्केलर से उतर सकता है। तो उसको कैलकुलस से प्लाक होने में ना मुंह में 6 महीने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर 6 मंथ्स यूजुअली। लेकिन अगर आपको पहले से ही थोड़ा सा प्री डिस्पोजिशन है कि आपके मुंह में या तो आप मुंह से बू आती है, हैलेटोसिस जिसको कहते हैं, या आपको जेनेटिकली, जैसे डॉक्टर फरजीन ने बात की थी कि जेनेटिकली बड़े इशू होते हैं, अगर आपको पहले से ही जेनेटिकली कोई इशू है दांतों का, तो फिर आपको शायद आपका डेंटिस्ट कहे कि एवरी 4 मंथ्स कराने चाहिए। सही, वो फिर पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली एग्जैक्टली, लेकिन बेस्ट इसका ये है कि आप एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं और आपको। अच्छा, आपने भी जिक्र किया जैसे मुंह से स्मेल आती है या गम्स ब्लीड करते हैं, मैं इस तरफ भी आना चाहूँगी कि इसके रीजंस क्या हैं, और कुछ होम रेमेडीज भी हम आपसे पूछेंगे कि लोग किस तरह से अपने आप की ओरल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। बहुत से लोगों को पता होता है कि उनके साथ ये इशू है कि मुंह से स्मेल आ रही है या ब्लीड हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो उसको किस तरह से ठीक करें विदाउट गोइंग टू अ डेंटिस्ट। घर पे क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं उस पर भी बात करेंगे, और मोटापे पे तो हम जाहिर है आएंगे ही, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और अब बारी आ गई है मोटे लोगों की, यानी कि मोटे लोग पतले कैसे हों उनके लिए। डॉक्टर साहबा क्या कहेंगी आप? डॉक्टर फरजीन, बड़ा इशू है ये
सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू अच्छा, है। बहुत बड़ा एक और इशू है कि सेल्फ डाइटिंग। नेट से प्लान निकाल लिया और समझ लिया कि वाह भाई वाह, डाइटिशियन की फीस बच गई, गए नहीं हम। अब चक्कर ये है कि जब आंख, नाक, कान, गले का अलग-अलग डॉक्टर है और कुछ चंद सालों में लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल का भी अलग डॉक्टर होगा, तो प्लीज डाइट के लिए भी किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जो कि स्पेशलिस्ट इन डाइट है, ठीक है। अब जैसे हमारे क्लिनिक के अंदर जब एक बंदा आता है तो उसकी असेसमेंट होती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। आपको कोई चीज़ सूट करेगी, डॉक्टर लीम को कोई करेगी, मुझे कोई करेगी। हर एक पे डिफरेंट चीज़ है, हर एक की डिफरेंट बॉडी टाइप है, हर एक की डिफरेंट ईटिंग साइकोलॉजी है। कोई मॉर्निंग पर्सन है, कोई इवनिंग पर्सन है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके फिर एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनता है। टेस्ट करवाते हैं कि आया थायराइड में प्रॉब्लम नहीं है, आपका लिपिड प्रोफाइल क्या है, कोलेस्ट्रॉल आपका क्या आ रहा है बॉडी का। फिर आपका यूरिक एसिड देखते हैं कि हमने प्रोटीन कितनी देनी है। ये सारी चीज़ें, आप इतनी सारी बच्चियां जो हैं वो चली जाती हैं एटकिंस डाइट पे, जो कि हाई प्रोटीन डाइट है। वैसे ही है जी, हाई प्रोटीन करें, गोश्त खा 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 आजकल कीटो का बहुत बड़ा ठीक है ना, एग्जैक्टली। लेकिन फिर उसकी रिसर्च आई कि वो दैट्स नॉट फॉर एवरीवन। आपको वो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा नजर आ रहे थे। नॉट फॉर एवरीवन की बात के अलावा उस वक्त वेट लॉस हो जाता है, उसके बाद क्या फायदा व्हेन इट बाउंसेस बैक ऑन। अच्छा, इट हैपेंस व्हेन यू डू क्रैश डाइट एज वेल। एग्जैक्टली। आप थोड़े दिन के लिए भी बिल्कुल क्रैश डाइट पर चले जाओ और लिक्विड्स पर चले जाओ, आप बड़ा खुश होते हो, मैंने 6 किलो कम कर लिया, 7 किलो। बिकॉज़ व्हाट डू यू लूज? यू लूज बॉडी वाटर। और उसके बाद जब आप दोबारा से खाने पीने पर आते हो तो वो वेट डिजायर है यार। ये तो एक नॉर्मल, अभी आप जैसे हो, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो हमारे ख्याल में पब्लिक भी अब इस चीज को अंडरस्टैंड करती है। माशाल्लाह काफी पढ़े लिखे लोग हैं। एक और चीज है, पहले मेरी बात सुन, जी। उसमें क्रैश के अलावा एक चीज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो आप कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। मसलन आप 16 घंटे, जिस तरह हम रोजा रखते हैं रमजान शरीफ में, 16 घंटे आप भूखे रहें और उसके बाद आपके पास एक विंडो आ जाती है 6-7 घंटे की, जिसमें आप खा सकते हैं। और फिर आप इंटरमिटेंट फास्ट, उसमें आप पी सकते हैं लेकिन उसमें आप खा नहीं सकते। वो हेल्दी चीज किया जा सकता है। और वो भी 4 दिन करके 2 दिन छोड़ते हैं, फिर 4 दिन करें। अच्छा, इसमें एक जो मिथ नॉर्मली लोग ये कहते हैं, और मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि यार हम डाइटिशियन के पास चले तो जाएं, उनका डाइट प्लान इतना मुश्किल होता है, हर 2 घंटे बाद कुछ खाओ, हर 2 घंटे बाद ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना। वो रिस्ट्रिक्शंस इतनी होती हैं कि हम क्या करें, हम फॉलो नहीं कर सकते। ये बड़ा एक प्रॉब्लम। ये बिल्कुल एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि कम से कम आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैं दूसरों के बारे में, कि मेरी डाइट में तो रोटी भी है, डबल रोटी भी है, दूध भी है, फल भी है, सालन भी है, जो आपकी आम टेबल पर मिलता है। क्योंकि वेट लॉस इज नॉट 2 months, 3 months, it's a lifetime procedure. It's a lifestyle. क्या आपने लाइफस्टाइल ऐसा अच्छा करना है कि वो आपका वेट गेन ना हो। और सबसे बड़ी बात, वेट लूज करना इजी, मगर मेंटेन करना मुश्किल है। तो आप कैसे एक अच्छे तरीके से, और फिर सीमल सिर्फ ये नहीं होता कि आप पतले नजर आओ और कपड़े पहन के, वैसे आप आंखों के नीचे हल्के पड़े हैं, स्किन लटकी हुई है, 2 कदम आपसे चला ना जा रहा हो, दिल चाह रहा है कि यहीं बेहोश होके गिर जाएंगे। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज फीलिंग फिट and looking good is your main thing. बिल्कुल सही। तो हमारे क्लिनिक पे ये जबरदस्त एम होना चाहिए कि आपने हेल्दी कैसे रहना है। Exactly. तो हमारे क्लिनिक पे एक डाइटरी हम देते हैं और साथ में मेरी हर्बल टीज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मशहूर हैं कि उनके साथ हर एक के लिए डिफरेंट, उनके मेटाबॉलिज्म को तेज करने। और डॉक्टर फजीन का ये भी एक मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर फजीन को एक डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का। डॉक्टर साहब आप जरा ऊंचा बोल सकते हैं? खैर हम डॉक्टर फजीन की बात कर रहे हैं। डॉक्टर एक MBBS डॉक्टर, एक प्रॉपर जो है क्वालिफाइड डॉक्टर जो इस चीज़ में स्पेशलाइज करता है, दैट्स अ डाइटिशियन। जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, वो दे कैन ओनली एडवाइज यू और गिव यू एडवाइस ऑन व्हाट टू डू। वो go to a proper dietitian। इसका ये नुकसान, इस फल का ये फायदा, इसका ये नुकसान। तो ये वही आई थिंक प्रॉपर पहले हमारी बात हो रही थी। हाँ, वही जो पहले बात हो रही थी कि एक ऑथेंटिसिटी, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट वाली बात है ना, तो यू कैन डू। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये हम आपकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, यकीन जानिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ में आऊंगी, मैं चाह रही हूँ कुछ होम रेमेडीज हम बेचारे। अच्छा नहीं, सीमल TMJ का जरूर पूछे, ये बहुत गंदी दर्द होती है। हाँ, ये आप जरूर, ये भी थोड़ा सा बीच में, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि बेचारे लोग जो मेरे जैसे लोग देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अच्छा हम डेंटिस्ट पे चले जाएंगे, चलें आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा घर में भी बता दें हम क्या करें। घर में यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो जो है शुगर फ्री गम, ठीक है ना, ज़ाइलेटॉल जिसके अंदर होती है ना, वो
च्युइंग गम जिसको हम कहते हैं, वो अगर आप खाएं तो उससे आपके सलाइवा जो है ना, ज़्यादातर जो आप कहते हैं मुंह से जो बू आती है हैलाटोसिस जिसको कहते हैं, वो इसलिए होती है बिकॉज आपके मुंह में ना सलाइवा जो थूक बेसिकली जो होती है वो कम हो जाती है। जब थूक कम होती है तो आपके ड्राइनेस की वजह से, ड्राइनेस, तो ड्राइनेस से फिर वो बू आती है। अगर आप च्युइंग गम खाएं शुगर फ्री, तो आपके सलाइवा सिक्रीशंस खुद ब खुद ही जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। और साथ अगर आप पानी, हाँ, और बड़ा बेसिक चीज़ है पानी ज़्यादा पिएं, पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपका वैसे ही बहुत चीज़ें। और जो गम्स ब्लीड करते हैं उनके गम्स ब्लीड करने की हैं एक होम रेमेडीज़ ये हैं कि जो डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट जो है ना, जो आजकल मार्केट में है, वो आप अगर लेके उनसे दांत ब्रश ना करें, लेकिन सिर्फ आप अपने मसूड़ों पे लगा के मल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 2 से 3 मिनट, और फिर आप कूली कर लें। उनसे जो है ना आपके जो नर्व्स जो बहुत ज़्यादा और ब्लड वेसल्स जो ज़रा इरिटेट हुए हैं वो उनको ज़रा सुकून मिल जाएगा, लेकिन रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ, रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। टूथपेस्ट जो है वो आप अपनी गम्स पे लगा लें और 2 से 3 मिनट के बाद आप कुली डीसेंसिटाइजिंग रिंस कर लें। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ऑफ कोर्स। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है ना कि जरासीम अंदर फंसा हुआ है मसूड़ों के नीचे, अगर वो जब तक नहीं निकलेगा तो उस वक्त तक खून आएगा। इसके अलावा सीमल, ये नीम के पत्तों का जो पानी होता है ना, उससे भी कुल्लियाँ अगर करें तो जिन लोगों को हैलाटोसिस की प्रॉब्लम है, मुंह से बदबू की, वो भी खत्म हो सकती है। और सबसे बड़ा डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं लोगों के, स्टमक के इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से मुंह से बू आ रही होती है, तो वो भी जरा प्लीज करेक्ट करवा लें, क्योंकि बेस जड़ तो वो है ना। बिल्कुल, वो भी ठीक। तो रूट को असल में बेसिकली पकड़ना चाहिए। TMJ का डॉक्टर जी ने अभी बात की थी, बहुत ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक रिसर्च जो आई है नया, कि जिनको इधर कान के नीचे जो ये वाला हिस्सा है ना, इधर दर्द होती है इधर, और जब मुंह खोलते हैं और बंद करते हैं अक्सर और होता है, क्लिकिंग साउंड खोलो होती तो है, एकदम से वो पटाखा भी निकलता है, एकदम clicking से आवाज sound, आती है। और मतलब आपके क्या आइटम बॉम्ब लगा, पटाखा तो नहीं होता, कड़क करके आवाज आती है। कड़ाका निकलता है। नहीं, मुझे तो पहली दफा यही लगा था, और मेरे साथ ये अभी 2-3 दफा हुआ है, बट मुझे समझ नहीं आई कि मैं खाना खाने लगी हूँ, मेरा मुंह नहीं खुल रहा। तो व्हाट आई हैड टू डू इज कि मुझे मुंह पकड़ के ऐसे पहले पूरा मुंह खोलना पड़ा, बंद करना पड़ा, फिर मैंने वो खाना खाया। which is caused by स्ट्रेस और एंजाइटी से ये बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ये बड़ा यहाँ पर दर्द होती है। जी बिल्कुल। TMJ और वैसे और भी बहुत हैं, ड्यू टू यू नो इफ़ यू ईट सर्टन फूड्स, और अगर आप च्युइंग ज़रा थोड़ी सी गलत साइड से कर रहे हैं, लेकिन जो मेन आजकल जो कॉज हमें नज़र आ रहा है वो एंजाइटी और स्ट्रेस है। TMJ डिसऑर्डर्स उससे काफ़ी हो रहा है। आपको यहाँ पे दर्द हो सकता है। अच्छा, और सीमल ये ब्रेसेस लगाने से भी ठीक होता है, और अब बोटॉक्स नहीं, जो फिलर्स वगैरह बोटॉक्स, वो भी लगाने से अब उसका इलाज निकला है। इसकी दर्द इतनी शदीद होती है कि लग पता जाता है अगर आप सही तरह से ना करें। तो क्या पेशेंट्स आ रहे हैं बिल्कुल, इस पेन के साथ? जो बोटॉक्स थेरेपी इन्होंने बात की है, बोटॉक्स जो एक कर रही है ना अम्मी, जी डॉक्टर फरजाना कर रही अच्छा, डॉक्टर फरजाना कर जी बोटॉक्स थेरेपी इसका यही है कि आप इंजेक्ट करेंगे तो उस एरिया को जो मसल है ना वो स्पैज़म से निकल के सुकून में आ जाएगा। सो इस एरिया के जो सारे मसल्स हैं वो और अगर आप ये नहीं कराते तो इसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान दर्द है जो बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल, और दर्द जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। वही बात फिर से मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, और मैं समझती हूँ जितनी दफा इसको रिपीट किया जाए उतना कम है, कि जो लोग पेन किलर्स पे चले जाते हैं और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स ले रहे होते हैं, एक पेन किलर खाएंगे, केमिकल्स पे केमिकल्स अपने बॉडी में आप ठोस रहे हैं, तो और कितने इशू होंगे, मतलब डाइटरी कितने प्रॉब्लम है, किडनीज, लिवर, आपके हर चीज़ में इश्यूज आना शुरू हो जाएगा। तो उससे बेहतर आप कोई रेमेडी वो देख लें जो सिर्फ लोकलाइज्ड एरिया में अगर आप हल कर सकते हैं, तो उससे बेहतर क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बड़ी ज़बरदस्त वैसे हमने बात किया, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की बात है असल में, कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अपने साथ क्या ख़राब कर सकते हैं और उसका लॉन्गर टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ तो हम डाइट प्लान्स पे बात कर रहे हैं, एक बड़ा मसला है, अब मेरे साथ भी वो आने वाला है और बहुत से लोगों के साथ भी आता है, कि पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट, कि आपने अपना वज़न अब दोबारा से मतलब ख़त्म करना है, जो आपने प्रेगनेंसी में बहुत खाया और उसके बाद आप थोड़ा सा नॉर्मल वापस होना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स? अच्छा सीमल, सीरियसली इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, उसमें बड़ा इजी है, इजी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी जिन्होंने वेट कम करना है, एक तो दे आर गोइंग टू फीड द बेबी, व्हेन यू फीड द बेबी तो आपका वैसे ही नेचुरली वज़न कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसमें अगर आप अपनी रिफाइंड का चार जो है ना चिट्टे चीज़ें, वाइट चीज़ें वो निकाल दें, मसलन वाइट राइस निकाल दें, वाइट ब्रेड निकाल दें, मैदा निकाल दें और शुगर निकाल दें, तो ये 4 चीज़ें अगर आप निकाल दें तो आप उसके अलावा जो मर्जी आप खाएं, यू आर गोइंग टू बी फाइन। फैट्स को कम इस्तेमाल करें। हाउएवर चूँकि बेबी फीड करता है शुरू के पहले 3-4 महीने में टोटली ऑन द मदर, तो उसमें ये होता है कि आपको फिर
जो होता है बार बार भूख भी लगती है, तो उसमें आप सेंसिबल ईटिंग करें। मसलन फ्रूट्स हो गए, आप कह रही थी अभी वेजिटेबल्स इतनी मौसमी आई हुई हैं, फ्रूट्स जूसेस की बजाय फ्रूट्स का खुद इस्तेमाल करें विद फाइबर, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा आप जो घर में पका है वो खाएं, लेकिन ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, चीनी, मैदा, मैदा, वाइट राइस और वाइट ब्रेड, ये प्लीज। वो ब्रेड रोटी की सूरत में भी हो सकता है और वो एक्चुअली ब्रेड की सूरत में भी हो सकता है। एग्जैक्टली, रोटी फिर छान वाली लें ना, वाइट रोटी, मैदे वाली रोटी ना लें, इसका ये मतलब है। नान वगैरह ना इस्तेमाल करें, ये तो वैसे भी आपको पता है कि बेबी के लिए भी सही नहीं होता। सो इवन इफ यू आर नॉट फीडिंग देन सेम थिंग वुड अप्लाई। और वॉक शुरू करें, अगर सिजेरियन सेक्शन भी हुआ है तो अपनी डॉक्टर से पूछ के आप 6 वीक्स के बाद वॉक कर सकती हो। लेकिन इसमें आप जितनी मर्जी प्रोटीन्स ले सकते हैं, आप गोश्त खा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको यूरिक एसिड का कोई मसला नहीं है या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है और आप नॉर्मल एक उसमें है स्टेटस में सारे टेस्टों के, तो फिर आप बिल्कुल। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है जो कहा जाता है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी सुनने को मिलता है और इवन बाद में भी, कि यू आर ईटिंग फॉर 2, तो आपको ज्यादा खाना है, आपको ज्यादा अपनी डाइट से ज्यादा खाना है, ये बाद में भी रहता है, पोस्ट डिलीवरी भी है? ये एक्चुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नहीं होना चाहिए ईटिंग फॉर 2, क्योंकि हम हर एक का डिफरेंट पैमाना है ईटिंग फॉर 2 का। सो यू शुड ओनली, देखो आपकी बॉडी की जो डिमांड है ना, उसको आप ज़हन में रखो, ठीक है। ओवर ईट नहीं करना, क्योंकि जब आप ओवर ईट कर रहे हो तो बेबी को तो जितना वजन लगना है, बाकी सारा आपको अपना लग रहा है, ठीक है। बेबी ने जितना खींचना है वो अपना खींच के ऑटो पे खत्म, ऑटोमेटिक बात है वो, ठीक है। वो एक वैल्व है जो कि खत्म, बेबी ने ले लिया अपना, बाकी सारा आपका अपना है। सो इसलिए उस वक्त भी सेंसिबल ईटिंग करें, ताकि आपका इतना वजन ना हो जाए जो कि आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम दे, डिलीवरी में प्रॉब्लम दे, और फिर पोस्ट प्रेगनेंसी आपका वेट शेड ऑफ करने में। बिल्कुल सही, ये बड़ी जबरदस्त बात। डॉक्टर साहब, टाइम मेरे पास कम रह गया, लेकिन मैं चाहूंगी कि इन दी एंड कोई मैसेज जो आप देना चाहें लाहौरियों को इस प्लेटफॉर्म से, वो क्या होगा? लाहौरियों को यही है कि जी आप खाने आप इंजॉय करें, लेकिन अपने सेहत का भी ख्याल रखें, और उसमें आपकी डेंटिस्ट्री की भी जो है उसको भी आप देखें कि इट्स नाउ प्राइमरी हेल्थ कंसर्न व्हेन इट कम्स टू आपके पूरे माइंड, बॉडी एंड सोल। बिल्कुल सही, यानी कि खानों से आपने नहीं रोका, खाबे आप खाते रहें, लेकिन अपने दांतों का खास तौर पर जरूर ख्याल रखें। और डॉक्टर साहब, आप क्या एक मैसेज देना? हम ये मैसेज देंगे कि हम आपके प्यार से इतने मुतासर हुए हैं कि हमने ये सोचा है कि चूँकि इनका भी जो है डेंटल जो है इनका कंसर्न, वो मेरे साथ सिस्टर कंसर्न है हमारे फरजीन्स फिटनेस फर्स्ट के पास, तो जितने सिटी 42 से आपके सामीन जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो अगर हमें कांटेक्ट करें तो हम उन्हें 20% डिस्काउंट देंगे। अरे वाह, तो हम उन्हें अपनी सर्विसेज देंगे। जबरदस्त, यानी कि आपने आज जितनी बातें सुनी हैं और उसके बाद अगर आप ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, जो कि आपको जरूर करनी चाहिए, और आप सिटी 42 के नाम लें और आपका नाम लें और 20% डिस्काउंट मिलेगा। क्या ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त न्यूज हो गई है कि बस 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। जरूर जाएं, और मैं भी आ रही हूँ आपके पास। आइए, जरूर आइए, हम आपको यहीं से उठा के ले जा रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम, शेयर की, एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर कि जब भी आप आती हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ भी बिल्कुल नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम प्रोग्राम कर रहे थे, और मैंने बड़ी कोशिश की आप लोगों के लिए जरा टिप्स खींच के, जरा अवेयरनेस बिल्कुल, तो वो भी हुआ है। बाकी आप आएंगे, बाकी आप जब जाएंगे तो वो आपको डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया कि जी 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो जरूर अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं, इनको प्लीज अवॉइड मत करें, क्योंकि आज अगर आप अवॉइड करेंगे तो इन अ लॉन्गर रन ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसी नोट पर मैं आपसे शुक्रिया अदा करूंगी और इजाजत भी लूंगी। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हाँ, वीकेंड जरूर एंजॉय कीजिएगा। छुट्टी आ रही है, जरा खुल के एंजॉय करें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।